दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। अब ग्राहकों को प्रति किलोग्राम 2 रुपए अधिक चुकाने होंगे। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब सीएनजी 73 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम मिलेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 76 रुपए 17 पैसे प्रति किलोग्राम, तो गुरुग्राम में 81 रुपए 94 पैसे प्रति किलोग्राम सीएनजी हो गई है। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत आज भी इन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने और लू चलने की आशंका है। बाहरी दिल्ली के कुछ इलाकों में 47 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और दिल्ली के लिए अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भीषण गर्मी पड़ने और लू चलने की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली में आज राजीव कुमार देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पदभार संभालेंगे। कानून मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 14 मई को रिटायर हो गए हैं और जिसके बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार होंगे। 15 मई को कार्यभार वो संभाल रहे हैं। राजीव कुमार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक इस पद पर होंगे। राणा दंपति और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राणा दंपति दिल्ली में आज सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जिसमें वो बड़े और अहम खुलासे कर सकते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा ने शनिवार को सीएम उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर निकालने के लिए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ने पूरे इलाके में सर्वे के निर्देश दिए हैं। एनडीएमसी इस बात की जांच करेगी कि फैक्ट्रियों के पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी है या फिर नहीं। जिन फैक्ट्रियों के पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं होगा उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। दिल्ली के मुंडका की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि नरेला इलाके से भी आग लगने की घटना सामने आई है। नरेला में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां बुलाई गई जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई, आग के गोले में तब्दील हो गई। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की ऊंची ऊंची लपटें साफ तौर पर दिखाई दी। नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, ये इस वक्त आप देख रहे हैं और बहुत कड़ी मशक्कत के बाद कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और एक के बाद एक दिल्ली से आप देख रहे हैं तमाम खबरें सामने ऐसी निकल कर आ रही हैं कि मुंडका की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि नरेला से खबर आई कि वहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री धुंधु करके जलने लगी। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज से गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 280 करोड़ की ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात यूपी को देने वाले हैं। बड़ी वहीं गिड़ा में 143 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज से गोरखपुर का दौरा शुरू हो रहा है। उनका अपना घर है। 280 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसमें कुछ परियोजनाएं विकास की ऐसी हैं जिनका शिलान्यास होगा तो कुछ का उद्घाटन भी करेंगे, लेकिन इनकी लागत 280 करोड़ रुपए बताई जा रही है। योगी सरकार 2.0 की शुरुआत होने के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे वो विकास के काम हो या फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला हो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 280 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम एक कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की 144 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद गोंडा में आयोजित कार्यक्रम में 143 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज भोपाल और सीहोर के दौरे पर हैं। इस दौरान वो सीहोर में आयोजित महिला मोर्चा के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। यहां केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद स्मृति ईरानी भोपाल में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगी। शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्री राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और फिर सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात भी करेंगी। त्रिपुरा में आज बीजेपी नेता माणिक शाह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे राजभवन में शाह का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले शनिवार शाम को शाह मणिपुर बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे। नेता चुने जाने के बाद उन्होंने गवर्नर से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दरअसल शनिवार को अचानक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देव ने बीजेपी आलाकमान के निर्देश पर अपना इस्तीफा सौंपा था। राजीव कुमार आज देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पदभार संभाल लेंगे।
कानून मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 14 मई को रिटायर हो गए हैं, जिसके बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 15 मई को कार्यभार संभालेंगे। राजीव कुमार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक इस पद पर रहेंगे। राजीव कुमार के कार्यकाल में ही साल 2024 के संसदीय चुनाव होंगे। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गंगा मैदानी इलाकों और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD के अनुसार पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों और पंजाब के कुछ हिस्सों में भीषण लू की स्थिति है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज नौगरा स्थित बलिदानी सुखदेव थापर जन्मस्थली पर जाएंगे। बलिदानी के वंशजों को अब उम्मीद बंधी है कि जिन मांगों को लेकर वे भूख हड़ताल कर रहे थे, अब वो पूरी हो जाएगी। जन्मस्थली का कायाकल्प होगा और कई साल से उनके घर के लिए रास्ते की रुकावट भी दूर होगी। बलिदानी सुखदेव थापर यादगारी ट्रस्ट के प्रधान त्रिभुवन थापर का कहना है कि जन्मस्थली के सौंदर्यीकरण और रास्ते का जो भी वादा सरकार ने किया था, वो आज तक अधूरा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पर एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि 370 हटाने के बाद यहाँ डर का माहौल खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई है। जम्मू कश्मीर में अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है 370 है। ठीक है, हमने कहा अगर ये रुकावट है आपने हटा दिया तो बस अब अमन ही अमन होना चाहिए। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी भट्ट ने कहा है कि उनके पति की हत्या की जांच NIA से होनी चाहिए। मीनाक्षी भट्ट ने कहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनके पति की हत्या की गई है। बड़े डैडी बीमार हुए, 2 दिन के लिए आया हुआ था वो यहाँ पे, वो उसको इतने फोन किए कि तंग करके रख दिया। इसकी डेथ हुई उसके एक दिन पहले उसको DC ऑफिस में रखा हुआ था, मतलब काम था कुछ तो खुद ही गया था। शाम के 9 बजे वो DC ऑफिस से निकला। आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार हुए राहुल भट्ट के पिता का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द मेरे बेटे के कातिलों को मौत के घाट उतारे। किन लोगों ने किया, कैसे वो अंदर आ गए और कैसा नाम लेकर हिट किया गया। आप बोलते हो ये मिलिटेंट अटैक है, मिलिटेंट अटैक ये नहीं है, ये टारगेटिंग किलिंग। क्योंकि मिलिटेंट आ जाते तो 2-3 को मार लेते, अंधाधुंध फायर कर लेते, उसको मिलिटेंट अटैक बोलेंगे। ये तो टारगेटेड किलिंग। घाटी में जारी आतंकियों की टारगेट किलिंग को लेकर आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर चर्चा करेगा। वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीर के अंदर रहने वाले सिख हैं, इन लोगों के विषयों को हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब के सामने रखेंगे। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस मुंबई के गोरेगांव में उत्तर भारतीयों के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में वो उत्तर भारत के लोगों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि फडणवीस की ये सभा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सभा के एक दिन बाद आज हो रही है, जिसमें वो उद्धव ठाकरे को जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कल शिवसेना ने सच्चे हिंदुत्व की गर्जना नाम से एक रैली की थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र का दर्शन करने पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज हमारे भगवान हैं। औरंगजेब की कब्र पर अगर कोई जाकर दर्शन करता है तो वो हिंदू का नहीं बल्कि देशभक्त मुसलमानों का अपमान कर रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाली अभिनेत्री केतकी चितले को ठाणे पुलिस ने नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कल मेडिकल चेकअप के बाद अभिनेत्री को कोर्ट में पेश कर सकती है। वहीं एनसीपी महिला कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ठाणे क्राइम ब्रांच के बाहर प्रदर्शन कर केतकी चितले को मेंटल अस्पताल में भर्ती करने की मांग कर अपना विरोध जताया। अपनी हर सभा में शरद पवार पर बरसने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे उनके समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल अभिनेत्री केतकी चितले की ओर से शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट लिखा गया है, जिसकी राज ठाकरे ने कड़ी निंदा की है। राज ने पत्र के जरिए पोस्ट पर विरोध जताते हुए लिखा कि महाराष्ट्र की परंपरा को कोई भी इतने निम्न स्तर पर न ले जाए।
हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के बयान पर शिवसेना की राज्यसभा सांसद का भी बयान सामने आया है। तो किसी भी भाषा का इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए, हमेशा भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। और ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये चैलेंज स्वीकारना चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा, एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक निशान और एक भाषा होनी चाहिए। दिल्ली में कोरोना के केस में जहां कमी आई है, वहीं मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 673 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि 24 घंटे में 1074 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 141 मरीजों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 3936 हो गई है और पॉजिटिविटी रेट 2.77% है। राणा दंपति और सीएम उद्धव के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राणा दंपति आज सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो बड़े और अहम खुलासे कर सकते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा ने शनिवार को सीएम उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर निकालने के लिए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा था। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड के बाद उत्तर दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ने पूरे इलाके में सर्वे के निर्देश दिए हैं। एनडीएमसी की टीम घटनास्थल पर जाकर वहां आसपास के इलाकों का सर्वे करेगी। इसके बाद 10 दिन के अंदर एनडीएमसी रिपोर्ट तैयार करेगी। एनडीएमसी मुआयना करेगी कि फैक्ट्रियों के पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी है या नहीं। जिन फैक्ट्रियों के पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं होगा, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। दिल्ली के मुंडका की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि नरेला इलाके में भी आग लगने की घटना सामने आई है। नरेला में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां बुलाई गईं। आग इतनी भीषण थी कि पूरी फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील होती नजर आई। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आईं। प्लास्टिक के ज्वलनशील होने की वजह से आग भड़क गई। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अभी तक किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस और दमकल कर्मियों ने घटनास्थल का घेराव कर आसपास के लोगों को वहां से दूर किया। एनडीएमसी ने नरेला के जोनल अधिकारियों से पूरे मामले की 48 घंटे में डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है। जम्मू कश्मीर के कटरा में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस में आग लगने की घटना में एक नया खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर फ्रीडम संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं इस मामले में एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। एनआईए ने हमले को अंजाम देने के लिए स्टिकी बम के इस्तेमाल की आशंका जताई है। एनआईए हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मोहाली ब्लास्ट के तार नोएडा से जुड़ते दिख रहे हैं। पंजाब पुलिस ने नोएडा सेक्टर 10 की झुग्गियों से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद नसीम के रूप में हुई है, जो कि बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हैं। दोनों संदिग्ध एक कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों ब्लास्ट करने वाले फरार युवकों के संपर्क में थे। एमपी के गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले 7 आरोपियों में से 3 की मौत हो गई है। सुबह एक आरोपी नौशाद का शव गांव में मिला, जिसे गोली लगी थी। इसके बाद एक और आरोपी शहजाद को गुना से 48 किलोमीटर दूर जंगल में देर शाम एनकाउंटर में मारा गया। तीसरे आरोपी के एनकाउंटर की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पुष्टि की है। एमपी के गुना जिले में काले हिरण को मार रहे शिकारियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। घटना में घायल पुलिस टीम के ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद सीएम शिवराज ने आपात बैठक की। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। सरकार की ओर से शिकारियों की गोली का शिकार हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। गुना मामले में शिवराज सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो एक मिसाल बनेगी। सीएम ने घटनास्थल पर देरी से पहुंचने पर ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटा दिया है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी।
एमपी के गुना में शिकारियों द्वारा 3 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर मौत के मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पुलिस टीम पर 7-8 राउंड फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी शहजाद फरार था और जंगल में उसके साथ मुठभेड़ हुई थी। इसमें वो मारा गया है। इस तरह के हत्यारे और जो अपराधी हैं, इन पर कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने सुबह भी कहा था कि कोई नहीं छोड़ा जाएगा। अक्षय कुमार कांस फिल्म फेस्टिवल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अक्षय ने एक ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी। वो कांस फिल्म फेस्टिवल जाने वाले थे, ऐसे में अब वो नहीं जा पाएंगे। वो AR रहमान, शेखर कपूर, पूजा हेगड़े और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने जाने वाले थे। अक्षय ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वो काफी उत्सुक थे। नकल माफिया महेंद्र कुशवाहा की एक बिल्डिंग को जिला प्रशासन ने मुनादी के साथ जब्त कर लिया। महेंद्र कुशवाहा पर TET की परीक्षाओं के साथ ही अन्य परीक्षाओं में नकल कराने का आरोप है। महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जिस इमारत को जब्त किया गया है उसकी कीमत 2.16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज केरल में साल 2022 का मानसून दस्तक दे सकता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन इस बार ये समय से काफी पहले दस्तक दे रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से देश के अधिकतर हिस्सों के लिए ये राहत देने वाली खबर है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि इस बार केरल में 1 तारीख से पहले ही मानसून आ जाएगा। कल साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। ये चंद्र ग्रहण सुबह 8:59 पर लगेगा और 10:23 पर खत्म होगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन कई देशों में इसे साफ देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अलग अलग राशियों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। नासा इसे ब्लड मून कहता है क्योंकि चंद्रमा लाल दिखने लगता है। आज थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला है, जिसमें पहली बार भारत का सामना इंडोनेशिया से होगा। भारत के सामने चुनौती पेश करेगी 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया की टीम। इस टूर्नामेंट में इंडोनेशिया का शानदार रिकॉर्ड रहा है और मौजूदा टूर्नामेंट में टीम अब तक अजय रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरुष टीम ने भी मलेशिया और डेनमार्क जैसी टीम को हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 महीने होने वाले हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के बंदरगाह बंद रहे तो लाखों लोग मारे जाएंगे। इस बीच जर्मनी आने वाली यूक्रेनी शरणार्थियों की संख्या घटी है। पोलैंड से भी शरणार्थी अपने देश यूक्रेन वापस लौटने लगे हैं। मार्च में करीब 15,000 यूक्रेनी शरणार्थी जर्मनी आ रहे थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर केवल 2,000 रह गई है। G7 देशों ने बेलारूस से अपील की है कि वो रूस की यूक्रेन पर हमले में मदद न करे। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 औद्योगिक देशों के समूह ने चीन से अपील की है कि वो रूस पर लगाए गए बैन को कम न करे। G7 के विदेश मंत्रियों ने ये भी कहा है कि हम उन सभी सीमाओं को कभी मान्यता नहीं देंगे जो रूस ने सैन्य हमले से बदलने की कोशिश की है। गुड मॉर्निंग मुंबई। आइए जल्दी से मुंबई की खबरों का रुख कर लेते हैं। मुंबई रैली में गरजे उद्धव ठाकरे, कहा कि देश की आजादी से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का हिंदुत्व झूठा, हमें ना सिखाएं। गधे को लात मार हम आगे बढ़ गए हैं। राज ठाकरे पर हमला करते हुए उद्धव ने कहा कि जिन लोगों को महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र नहीं समझ आता, उनके लिए कभी कभी बोलना पड़ता है। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस मुंबई के गोरेगांव में उत्तर भारतीयों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में वो उत्तर भारत के लोगों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि फडणवीस की ये सभा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सभा के एक दिन बाद आज हो रही है, जिसमें वो उद्धव ठाकरे को जवाब दे सकते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र का दर्शन कर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज हमारे भगवान हैं। औरंगजेब की कब्र पर अगर कोई जाकर दर्शन करता है तो वो हिंदू का नहीं बल्कि देशभक्त मुसलमानों का अपमान कर रहा है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाली अभिनेत्री केतकी को ठाणे पुलिस ने नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मेडिकल चेकअप के बाद अभिनेत्री को कोर्ट में पेश कर सकती है। पुलिस ने केतकी चित्ते पर धारा 500, 505(2), 501 और 153(a) के तहत मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे उनके समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल अभिनेत्री केतकी की ओर से शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट लिखा गया था, जिसकी राज ठाकरे ने कड़ी निंदा की है। राज ने पत्र के जरिए पोस्ट पर विरोध जताते हुए लिखा कि महाराष्ट्र की परंपरा को कोई भी इतने निम्न स्तर पर न ले जाए। हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के बयान पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद का बयान आया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक देश एक विधान एक भाषा बनाने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।